नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी चंद्रा क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी विषय के टीजीटी पीईटी का जो ये कोर्स शुरू हो रहा है उसमें हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे। उसका नाम है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स सिलेबस में शामिल नहीं है। वो टीजीटी के सिलेबस में भी नहीं है, पीजीटी के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना और समझना जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 डायमेंशन में तोड़ेंगे और फिर उसका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो सबसे अधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है वह है जॉर्ज लेमेंटर द्वारा दिया गया बिग बैंग सिद्धांत, और यही सबसे अधिक वैज्ञानिक है और सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है, और इससे प्रश्न काफ़ी संख्या में पूछे जाते हैं। तो मुख्य रूप से हम इस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त और भी जो सिद्धांत है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। बहुत सी परिकल्पनाएं हैं, उनको हम साथ में लेके चलेंगे, लेकिन मूल रूप से हम बिग बैंग सिद्धांत का ही अध्ययन करेंगे। तो बिग बैंग सिद्धांत का अस्तित्व एक दिन में नहीं आ गया, बल्कि वो धीरे धीरे उसके पहले और बहुत से साइंटिस्ट ने, बहुत से एस्ट्रोनॉमर ने उस पर प्रयास किए। तो वो किस तरह से उसका क्रम विकास हुआ और किस तरह से बिग बैंग सिद्धांत अस्तित्व में आया, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहला डायमेंशन होगा बिग बैंग सिद्धांत से पूर्व का परिदृश्य, यानी बिग बैंग सिद्धांत जब आया उसके पहले एक तरह से हम उसका एक खाका खींचेंगे कि किस तरह से इस सिद्धांत के पहले क्या क्या प्रयास हुए। बिग बैंग सिद्धांत के पूर्व का परिदृश्य। के पूर्व का परिदृश्य माने बिग बैंग सिद्धांत के पहले क्या क्या चीजें थी। इसके बाद हम देखेंगे मुख्य रूप से जो बिग बैंग सिद्धांत है, फिर हम उसका अध्ययन करेंगे। बिग बैंग सिद्धांत। इसके बाद हम देखेंगे आकाश गंगाओं के प्रकार। आकाश गंगाओं के प्रकार यानी आकाश गंगाएं कितने प्रकार की होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारी आकाश गंगा मिल्की वे, कि हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है, वो कैसी है, उसमें कौन कौन सी उसकी विशेषताएं हैं या उससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य। और इसके बाद सबसे लास्ट में हम देखेंगे कुछ और जो अन्य महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं, संकल्पनाएं, उसको हम देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण संकल्पनाएं, अन्य महत्वपूर्ण संकल्पनाएं। तो इतने 5 सेगमेंट में हम ब्रेक करके इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पूरी तरह से ठीक से समझेंगे। तो अब सबसे पहले हम बिग बैंग सिद्धांत के जो पहला वाला सेगमेंट है कि बिग बैंग सिद्धांत के पूर्व का परिदृश्य, सबसे पहले हम इसको देखते हैं।
तो हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? एकदम स्टार्ट से करेंगे कि जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड की जो संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई में हम सबसे छोटी इकाई पर अगर हम पहुंचे कि मानव को सबसे पहले, क्योंकि जब मानव जैसे पहले असभ्य था और शिक्षित नहीं था, तो धीरे धीरे करके शिक्षा का विकास हुआ। फिर जब खगोल विज्ञानियों ने उसका अध्ययन करना शुरू किया तो एक तरह से सबसे पहले उनकी जानकारी में संसार का जो अस्तित्व आया वो किस रूप में था कि सबसे पहले उन्हें बोध हुआ पृथ्वी का, कि पृथ्वी सबसे बड़ी इकाई है। और उन्होंने देखा कि पृथ्वी है और चारों उसके एक पूर्व दिशा में सूर्य निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो सबसे पहले प्रारंभिक तौर पर जो फिलोसफर थे, दर्शन शास्त्री थे या खगोल विज्ञानी थे, उन्हें जो सबसे पहली इकाई का बोध हुआ वो कौन सी थी? पृथ्वी। यानी सबसे पहले उन्हें इस चीज का बोध हुआ कि संसार इतना ही बड़ा है। धीरे धीरे करके जब ज्ञान और बढ़ने लगा तो एस्ट्रोनॉमर ने देखा कि सिर्फ पृथ्वी और सूर्य दिखने वाली चीजें इतना ही नहीं है, बल्कि उन्होंने देखा कि इससे भी बड़ी संरचना है और उसका नाम है सौरमंडल। और उन्होंने ये देखा कि सौरमंडल में केंद्र में सूर्य है और उसके चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो इस तरह से पृथ्वी से भी बड़ी संरचनात्मक इकाई अस्तित्व में आई जिसे नाम दिया गया सौरमंडल। और उसमें देखा वैज्ञानिकों ने कि केंद्र में सूर्य है और उसके चारों तरफ 8 ग्रह, 9 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उस समय तो 9 ही ग्रह थे, बाद में प्लूटो की सदस्यता समाप्त कर दी गई और अब वर्तमान में 8 ग्रह हैं। धीरे धीरे खगोल विज्ञानियों का रिसर्च जारी रहा और उन्होंने देखा कि सौरमंडल ही सबसे बड़ी इकाई नहीं है। सौरमंडल में उन्होंने देखा था कि केंद्र में सूर्य है, उसके चारों तरफ 9 ग्रह तब चक्कर लगा रहे थे, बाद में प्लूटो समाप्त हो गया। वैज्ञानिकों की रिसर्च जारी रहे तो उन्होंने देखा कि सौरमंडल ही सबसे बड़ी इकाई नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ी इकाई का अस्तित्व है और उसको नाम दिया गया आकाशगंगा या गैलेक्सी। आकाशगंगा या गैलेक्सी। और इसमें साइंटिस्ट ने यह देखा कि एक गैलेक्सी में अरबों की संख्या में तारे हैं। जैसे हम लोग आगे चल के देखेंगे कि हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है उसमें 100 अरब तारे हैं। तो उन्होंने देखा कि एक आकाशगंगा में अरबों की संख्या में तारे हैं। तो इससे पहले की जो संरचना थी उसको देखा गया था कि सौरमंडल, उसमें एक ही तारा था। और अब देखा गया कि बहुत बड़ी संरचना है जिसे नाम दिया गया आकाशगंगा। और उस आकाशगंगा में एक एक आकाशगंगा में अरबों की संख्या में तारे हैं। तो जो आकाशगंगा का चित्र होता है, आगे चल के हम लोग देखेंगे आकाशगंगा के प्रकार में कि आकाशगंगाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है इलिप्टिकल गैलेक्सी यानी दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा, और एक होती है स्पाइरल गैलेक्सी यानी सर्पिलाकार आकाशगंगा। और तीसरा जो प्रकार है वो अनियमित है, तो उसका कोई आकार नहीं होता। तो हम कोई भी चित्र ले सकते हैं, जैसे इलिप्टिकल गैलेक्सी का चित्र लें तो ये अगर मान लीजिए एक गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी का एक केंद्र है और इसमें चारों तरफ तारे भरे पड़े हैं अरबों की संख्या में। इसकी इन भुजाओं में अरबों की संख्या में तारे भरे पड़े हैं। एक गैलेक्सी का चित्र इस तरह से लिया जा सकता है। तो साइंटिस्ट ने यह देखा कि सौरमंडल से भी बड़ी संरचना अस्तित्व में आई और उसका नाम क्या देखा गया? आकाशगंगा। फिर रिसर्च जारी रहे, साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर ने यह पाया कि ऐसी एक ही गैलेक्सी नहीं है, बल्कि बहुत सी गैलेक्सी हैं। और एस्ट्रोनॉमर ने कहा कि कुछ गैलेक्सी से लेके लाखों गैलेक्सी तक के एक समूह को अगर हम मिला दिया जाए तो उसे हम कहते हैं सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, यानी आकाशगंगाओं का महापुंज।
तो आकाश गंगाओं के महापुंज में कुछ गैलेक्सी से लेके लाखों की संख्या में गैलेक्सी तक होती हैं। तो अगली जो संरचना आई उसे कहा गया सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, यानी आकाश गंगाओं का महापुंज। आकाश गंगाओं का महापुंज। और इस आकाश गंगाओं के महापुंज में कई गैलेक्सीज होती हैं। एक गैलेक्सी ये, एक गैलेक्सी ये, एक गैलेक्सी ये, और इसका एक इस तरह से ये आकाश गंगाओं का महापुंज हो गया। अब इसमें हमने 3 गैलेक्सी बनाई, बहुत गैलेक्सी बनाई जा सकती हैं। एक एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी में बहुत सी गैलेक्सीज होती हैं। फिर शोध और जारी रहे तो ये देखा गया कि यही सबसे बड़ी संरचना नहीं है, बल्कि असंख्य सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज को अगर हम मिला दें तो फिर हमारा ब्रह्मांड बनता है। यानी जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो भौतिक जगत है, वह असंख्य आकाश गंगाओं के महापुंज यानी सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी से मिलकर बना है। तो सबसे बड़ी संरचना के रूप में तब हमें बोध हुआ कि ब्रह्मांड इतनी बड़ी इकाई है। और उसमें क्या माना गया कि एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी ये, इसमें ये आकाशगंगा, ये आकाशगंगा, ये आकाशगंगा। अगली सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी ये। तो ऐसे पता नहीं कितनी असंख्य सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी से मिलकर ब्रह्मांड बना है। तो अगर हम इसकी पूरी संरचनात्मक इकाई को देखें तो सबसे छोटी इकाई पृथ्वी, उससे बड़ी इकाई सौरमंडल, उससे बड़ी इकाई आकाशगंगा, उससे बड़ी इकाई आकाश गंगाओं का महापुंज यानी सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, और सबसे बड़ी इकाई फिर ब्रह्मांड हमारे सामने आता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक ब्रह्मांड के बारे में एक झांकी देखी, एक झलकी देखी कि किस तरह से ब्रह्मांड संरचनात्मक इकाई के रूप में विभाजित है। अब इसके बाद हम अपने दूसरे सेगमेंट को देखेंगे, जिसमें हमें ये देखना है कि बिग बैंग सिद्धांत को पढ़ना मुख्य रूप से। तो दूसरा सेगमेंट हम देखेंगे बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थियरी। बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थियरी। तो ये बात 1920 के दशक की है। 1920 के दशक में अमेरिका में एक खगोलविद थे, उनका नाम था एडविन हबल। तो एडविन हबल आकाश गंगाओं पर शोध कर रहे थे, जैसा कि हमने आकाश गंगा का चित्र देखा था। तो वो आकाश गंगाओं पर शोध कर रहे थे और उन्होंने ये पाया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो बात कब की है? 1920 की, 1920 की। अमेरिकी खगोलविद एडविन हबल, और ये शोध कर रहे थे आकाश गंगाओं पर शोध। तो इन्होंने पाया कि अगर एक गैलेक्सी ये है और दूसरी गैलेक्सी ये है, तो उन्होंने ये पाया, अपने रिसर्च में पाया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और ये उन्होंने कैसे पता लगाया, कैसे पता चला? लाइट पर लगने वाले डॉपलर इफेक्ट से। लाइट पर लगने वाले डॉपलर इफेक्ट से उन्होंने ये पाया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अच्छा, एक और बेल्जियम के मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंटर। जॉर्ज लेमेंटर ये बेल्जियम के थे और गणितज्ञ तथा खगोल विज्ञानी।
गणितज्ञ तथा खगोल विज्ञानी थे, यानी मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। जॉर्ज एलेमेंटर का भी शोध गैलेक्सीज पर ही चल रहा था। तो उन्होंने जब देखा कि एडविन हबल ने बताया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और उन्होंने बताया क्या नाम एडविन हबल ने कि ये जितना दूर जा रहे हैं उनके दूर जाने की गति उतनी ही तेज है। तो बोर्ड पर हम लोग देखते हैं तो गैलेक्सी दो बीमी बनती है, लेकिन पूरा का पूरा यूनिवर्स या ब्रह्मांड क्या है, त्रिविमीय अवस्था में है। त्रिविमीय अवस्था में है तो गैलेक्सीज भी त्रिविमीय है, 3 डायमेंशन शेप में है। तो एक गैलेक्सी यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इसका पहला निष्कर्ष क्या निकलता है, लेमेंटर ने फिर इसके बाद इन चीजों को देख के, इन चीजों को आधार बनाकर पूरा का पूरा शोध दे दिया, और उन्हें पूरा का पूरा बिग बैंग सिद्धांत दिया। और फिर बिग बैंग सिद्धांत इसलिए जॉर्ज लेमेंटर साहब के नाम पर ही है। तो जॉर्ज लेमेंटर ने इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अगर गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इसका पहला निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। पहला निष्कर्ष क्या निकला कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। तो अब हम एक चित्र के माध्यम से इसमें कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि किसी को नहीं पता कि ब्रह्मांड की बाहरी सीमा क्या है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसके बारे में साइंटिस्ट ठीक से नहीं जानते कि बाहरी सीमा कहां तक विस्तारित है। लेकिन कुछ चीजों को समझने के लिए, हम बिग बैंग सिद्धांत को समझने के लिए हम एक मोटा खाका खींचेंगे कि ब्रह्मांड की बाहरी सीमा क्या है। तो अगर मान लीजिए, हम ऐसे मान लेते हैं कि मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड की बाहरी सीमा ये है, ब्रह्मांड की बाहरी सीमा ये है। इसमें एक गैलेक्सी यहां पर है, एक गैलेक्सी यहां पर है, एक गैलेक्सी यहां पर है, एक गैलेक्सी यहां पर, यहां पर। तो अगर यहाँ पर कुछ चीजें समझने की हैं, एक बात और, ये कॉस्मोलॉजी का टॉपिक है, और ज्योग्राफी के सिलेबस में ये हो या ना हो, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रश्न इसमें से हमेशा से पूछे जाते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो कॉस्मोलॉजी का टॉपिक है, ब्रह्मांड विज्ञान का विषय है, इसलिए यह टॉपिक थोड़ा सा कई जगहों पर काफी जटिल है, और उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो जैसे कि हमने कहा कि मान लिया हमने कि ब्रह्मांड की बाहरी सीमा ये है, इसका निष्कर्ष क्या होगा, पहली चीज क्या है कि इस स्थान पर अगर हम ए स्थान लें तो यहां पर ब्रह्मांड नहीं है, इस स्थान पर ब्रह्मांड नहीं है, या इस स्थान पर कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने सबसे पहले मान लिया कि ब्रह्मांड की बाहरी सीमा ये है, इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि यहां भी कुछ होना चाहिए, ए स्थान पर भी कुछ होना चाहिए, या ए स्थान पर ब्रह्मांड होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे तब फिर ब्रह्मांड की सीमा ये ना होकर फिर ये होगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अगर ये मान लिया है कि ब्रह्मांड की बाहरी सीमा है, इसका तात्पर्य यह है कि इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो अब हमें देखते हैं कि मान लीजिए आज की डेट में, आज आज जिस दिन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उस दिन ब्रह्मांड की अगर बाहरी सीमा ये है, तो आज से 1 अरब वर्ष बाद, आज से 1 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड की बाहरी सीमा क्या होगी, क्या यही रहेगी या आगे जाएगी? तो निश्चित तौर पे ब्रह्मांड की बाहरी सीमा आगे जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि एडविन हबल ने बताया था कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये क्या होगा, जो ये गैलेक्सी एकदम किनारे बाहरी सीमा पर है, 1 अरब वर्ष बाद यही गैलेक्सी निकलकर यहां तक आ जाएगी, और तब ब्रह्मांड की बाहरी सीमा ये हो जाएगी। तो ये चीजें क्या निष्कर्ष दे रहे हैं कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, माने 1 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड यहां से यहां तक चला जाएगा। यानी अगर आज ब्रह्मांड इतना है तो 1 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड इतना होगा, 5 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड इतना होगा, 10 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड इतना होगा। यानी ब्रह्मांड निरंतर फैलता चला जा रहा है। तो अगर हम अब यहाँ पर
एक चीज को बीच में और समझेंगे, फिर हम इसको पीछे की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक चीज ये समझने की आवश्यकता है कि इस ब्रह्मांड में क्या है क्या इसमें मूल रूप से। तो अगर हम इस ब्रह्मांड में देखें तो मूल रूप से दो ही चीजों का अस्तित्व है, पहला है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड में किसी भी तीसरी चीज का अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मांड में सिर्फ दो चीजों का अस्तित्व है, पहला है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। पदार्थ प्लस ऊर्जा, पहला है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। वो कैसे? जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर की सबसे छोटी यूनिट पर अगर हम पहुंचे तो क्या मिलेगा हमें? एटम या परमाणु। इसकी सबसे छोटी इकाई है परमाणु। तो परमाणु किस अवस्था में है? पदार्थ की अवस्था में। उस पदार्थ के भीतर, उस परमाणु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या है? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश, प्रोटॉन में धनावेश, यानी उसमें एनर्जी उसके भीतर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, यानी एटम के अंदर एनर्जी है। तो अगर हम किसी भी पदार्थ, किसी भी चीज की सबसे छोटी इकाई पे जाएं, इस मार्कर की सबसे छोटी यूनिट पे गए तो हमें क्या मिला? एटम यानी परमाणु। वो किस अवस्था में है? पदार्थ की अवस्था में। और उसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उसमें क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इसके अंदर पदार्थ और ऊर्जा है। ये मान लीजिए ये बोतल है, इस बोतल के अंदर भी वही बात है। इसकी सबसे छोटी यूनिट पे हम जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? अणु या परमाणु, मॉलिक्यूल या एटम। तो एटम के अंदर फिर क्या है? फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो फिर वही हुआ पदार्थ और ऊर्जा। इसके अंदर जो पानी भरा है, लिक्विड है, पानी है, उसकी सबसे छोटी यूनिट पे जाएं तो हमें क्या मिलेगा? एटम, पदार्थ की अवस्था में है। और उस एटम के अंदर जब हम जाएंगे तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो ऊर्जा की रूप में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की हर चीज पदार्थ और ऊर्जा से ही मिलकर बनी है। अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को देखें तो इसका जो स्किन है, स्किन भी पदार्थ और ऊर्जा से बना है। हम अपने अंदर चलने वाले थॉट्स को देखें, विचारों को देखें, तो वो भी एनर्जी का ही रूप है। तो हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? पदार्थ तथा ऊर्जा, माने इसी से ये बना है। मूल रूप से ब्रह्मांड में दो ही चीजें, पदार्थ और ऊर्जा। अब देखेंगे, अब जब पदार्थ और ऊर्जा अस्तित्व में आया तो अपने साथ एक और चीज, किस चीज को अस्तित्व में लेके आएगा? वो चीज होगी स्थान या स्पेस। अगर मान लीजिए बोतल है, ये 1 लीटर इसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर इसमें द्रव्यमान है तो ये कुछ ना कुछ स्थान जरूर लेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 1 लीटर पानी हो, 1 किलो पानी हो और वो स्थान ना ले, स्थान विहीन हो। यानी कहने की बात यह है, कहने का तात्पर्य है कि अगर पदार्थ अस्तित्व में है तो स्थान जरूर लेगा, यानी स्थान का अस्तित्व निश्चित रूप से आएगा। स्थान का अस्तित्व निश्चित रूप से आएगा। यानी अगर पदार्थ और ऊर्जा अस्तित्व में आया तो एक दूसरी विमा खुलेगी, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगा स्थान। और इन सारी चीजों का जिक्र लेमेंटर ने अपने उसमें किया है। इसकी चर्चा हम लोग धीरे धीरे करके आगे करेंगे। तो अगर पदार्थ और ऊर्जा का अस्तित्व है तो स्थान अपने आप अस्तित्व में आ जाएगा। एक बात और, अब पदार्थ और स्थान अगर अस्तित्व में आ गए तो एक तीसरी विमा जिसका नाम है समय या टाइम, वो अपने आप अस्तित्व में आएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं अभी सुबह का 8 बजा है, 2 घंटा बाद 10 बजेगा, 1 घंटा पहले 7 बजा था, तो ये क्या है? समय। समय को अगर हम ठीक से समझें तो समय क्या है? एक परिवर्तनशील अनुभवात्मक चीज है। समय क्या है? परिवर्तनशील ऐसी चीज है जो हमें लगातार अनुभव होती है, जो हमें परिवर्तनशीलता का बोध कराती है। टाइम एक ऐसी चीज है जो परिवर्तनशीलता, निरंतर परिवर्तनशीलता का बोध कराती है, ये है समय। तो अगर दो चीजें हैं, अगर ब्रह्मांड है तो हमें समय का अस्तित्व या समय का बोध हो रहा है। अगर ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, ब्रह्मांड समाप्त हो जाए, तब क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं, न कुछ होगा न कोई होगा। तो न बोध करने वाला है व्यक्ति और न बोध करने वाली कोई चीज है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कुछ होगा ही नहीं
जब कुछ होगा ही नहीं तो समय का अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई चीज है ही नहीं जो परिवर्तित हो, कोई चीज है ही नहीं जो परिवर्तनशीलता का हमें बोध करा रही हो, तो समय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी अगर कुछ है तो समय जरूर होगा, अगर कुछ है तो समय या टाइम जरूर होगा, क्योंकि तब हमें परिवर्तनशीलता का बोध होगा। यानी अगर पदार्थ और स्थान का अस्तित्व है तो निश्चित रूप में परिवर्तनशीलता का बोध होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम या समय। तो तीसरी विमा जो अस्तित्व में आएगी वो क्या आती है, समय। यानी अब इन तीन चीजों का अस्तित्व आता है जिसका जॉर्ज लेमेंटर ने आगे प्रयोग किया था और हम उसका जिक्र बाद में करेंगे। तो हम अपने फिर पुरानी बात पर आते हैं कि हमने क्या कहा था कि अगर आज वर्तमान सीमा में समय में ये बाहरी सीमा, ब्रह्मांड की बाहरी सीमा ये है, तो 1 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड की बाहरी सीमा ये होगी, 5 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड की बाहरी सीमा ये होगी। यानी ब्रह्मांड निरंतर विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड निरंतर विस्तारित हो रहा है। यानी अगर हम समय में आगे बढ़ते जाएं तो ब्रह्मांड का विस्तार हमें देखने को मिलता जाएगा। तो अगर हम कालक्रम में पीछे की ओर लौटें, अब हम क्या करें कि अगर आज ब्रह्मांड इतना है तो अब हम कालक्रम में पीछे लौटेंगे, 1 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड कितना होगा। तो अगर आज ब्रह्मांड इतना है तो 1 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड निश्चित रूप से छोटा होगा, क्योंकि अगर आगे बढ़ने में ब्रह्मांड फैल रहा है तो पीछे जाने में क्या होगा, ब्रह्मांड सिकुड़ता प्रतीत होगा। तो 1 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड कितना रहा होगा, इतना। 5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड इतना। 10 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड इतना। यानी अगर 1 अरब वर्ष पहले हम देखें तो ब्रह्मांड की बाहरी सीमा ये रही होगी, 5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की बाहरी सीमा ये रही होगी, 10 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की बाहरी सीमा और छोटी रही होगी। तो जॉर्ज लेमेंटर कालक्रम में अपने को पीछे खिसकाते चले गए और उन्होंने कहा कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व, आज से 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु पर केंद्रित था। क्योंकि अगर आप कालक्रम में पीछे होते जाएंगे तो ब्रह्मांड और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा। तो लेमेंटर ने कहा कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु पर केंद्रित था और इस मूल बिंदु को कहा गया प्राथमिक परमाणु। प्राथमिक परमाणु। तो अब यहां पर ये चीजें देखने की हैं कि इस सिकुड़कर इस पॉइंट के अंदर क्या गया, सिकुड़कर इस पॉइंट के भीतर क्या गया। जब संपूर्ण ब्रह्मांड सिकुड़ा तो इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का पदार्थ और ऊर्जा सिकुड़कर एक बिंदु पर आ गया। संपूर्ण ब्रह्मांड का पदार्थ और ऊर्जा सिकुड़कर एक बिंदु पर आ गया। साथ में जब पदार्थ सिकुड़ा तो इसकी बाहरी सीमा सिकुड़ के अंदर की ओर जाती गई, माने स्पेस, स्थान भी सिकुड़कर इस बिंदु पर आ गया, एक बिंदु पर आ गया। और आप ये सोचिए कि इस एक छोटा सा बिंदु जिसके बारे में बहुत बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब में लिखते हैं कि वो भी इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि 15 अरब वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड मटर के दाने के बराबर था। ये उन्होंने कहा, स्टीफन हॉकिंग ने, माने उन्होंने भी लेमेंटर की बात की पुष्टि की कि 15 अरब वर्ष पहले एक मटर के दाने के बराबर था ब्रह्मांड। तो अब इसको स्थान कहना तो ठीक नहीं होगा, इतना बड़ा ब्रह्मांड सिकुड़कर मटर के दाने के बराबर हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे, स्थान विहीन ही कहेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण स्थान या स्पेस सिकुड़कर यहां पर आ गया, माने स्थान का भी अस्तित्व नहीं। समय के बारे में देखिए, जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक मटर के दाने पर केंद्रित हो गया, माने हम ये कह सकते हैं कि उस समय कुछ भी नहीं था। उस बिंदु के भीतर क्या था, सिर्फ मात्र ऊर्जा थी, न पदार्थ था न स्थान था। और जब ये दोनों चीजें नहीं थी, एक पूरा ब्रह्मांड मटर के दाने के बराबर था, तो समय का भी अस्तित्व नहीं था। क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो कुछ परिवर्तनशीलता नहीं है तो समय क्यों रहेगा। तो इसी के बाद जो बेसिक चीजें आगे आती हैं उसको हम लोग देखेंगे कि 15 अरब वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु पर केंद्रित। यानी अगर अब हमसे पूछा जाए कि इस बिंदु के बाहर क्या था, तो हमारा जवाब होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की बाहरी सीमा इस बिंदु की बाहरी सीमा है, इसके बाहर इस स्थान पर कुछ भी नहीं था। अब जब इस बिंदु में ऊर्जा कितनी अधिक थी,
इस संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा जब इस एक बिंदु पर आ गई, माने इस बिंदु में असीमित ऊर्जा थी, अनंत ऊर्जा थी, इसलिए इसका कहा जाता है कि तापमान अनंत था। तापमान अनंत, तापमान अनंत और आकार बहुत छोटा था, इसलिए घनत्व अनंत, घनत्व भी अनंत। अब इसके बाद जब इसमें इतना अधिक टेम्परेचर था, इतनी अधिक एनर्जी थी, इतनी अधिक ऊर्जा थी, तब ये अपनी ऊर्जा को कितनी देर संभाल पाता। उस बिंदु में विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ, और उसी ब्लास्ट या विस्फोट को हम कहते हैं बिग बैंग। उसी विस्फोट को हम कहते हैं बिग बैंग या महाविस्फोट। जब उस बिंदु में विस्फोट हुआ, तब वहां से फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड बाहर की ओर फैलना शुरू किया। तो जॉर्ज लेमेंटर साहब एक चीज कहते हैं कि बिग बैंग के पहले, अब 3 स्टेटमेंट सुनेंगे जिसके बारे में हमने आपको यहां पर समझाया है। जॉर्ज लेमेंटर कहते हैं कि बिग बैंग के पहले ना कुछ था। पहला सेंटेंस उनका क्या था कि बिग बैंग के पहले ना कुछ था। कुछ नहीं था यानी पदार्थ नहीं, पहली वाली चीज। उन्होंने कहा ना कुछ था यानी पदार्थ नहीं था, क्योंकि सब कुछ मटर के दाने पे केंद्रित था, तो उस समय सिर्फ ऊर्जा थी, पदार्थ का अस्तित्व तो नहीं था। तो पहली लाइन उन्होंने कही कि ना कुछ था। दूसरी लाइन कही ना कहीं था। दूसरी लाइन ना कहीं था माने स्थान नहीं। दूसरी लाइन उन्होंने क्या कहा कि ना कहीं था माने स्थान नहीं था, ये वाला हिस्सा स्थान नहीं था। और तीसरी चीज कही कि ना कभी था। ना कभी था यानी समय नहीं था। तो लेमेंटर ने क्या कहा, जॉर्ज लेमेंटर ने कहा कि बिग बैंग के पहले यानी महाविस्फोट के पहले ना कुछ था यानी पदार्थ नहीं था, ना कहीं था यानी स्थान नहीं था, ना कभी था यानी समय नहीं था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेमेंटर कहते हैं कि बिग बैंग के पश्चात स्थान, बिग बैंग के पश्चात पदार्थ, स्थान तथा समय की उत्पत्ति हुई। यानी जब बिग बैंग हुआ, उस बिंदु में ब्लास्ट हुआ, वहां से पदार्थ की उत्पत्ति हुई, वहीं से स्थान की उत्पत्ति हुई और वहीं से समय की उत्पत्ति हुई। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए जॉर्ज लेमेंटर ने, वो ये थे कि सारा कुछ, हर चीज की उत्पत्ति बिग बैंग के बाद ही हुई, क्योंकि उसके पहले ब्रह्मांड था ही नहीं, तो कुछ अस्तित्व में भी नहीं था। तो ये यहाँ की कुछ बेसिक चीजें थी। अब इसके बाद लेमेंटर ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब उसमें ब्लास्ट हुआ उस बिंदु में, इस बिंदु में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, तो इसे क्या कहा, बिग बैंग या महाविस्फोट। इसमें विस्फोट हुआ, तो अब क्या हुआ, इस बिंदु से चारों तरफ एनर्जी बाहर की ओर फैलना शुरू हुई। तो जब उसमें विस्फोट हुआ तो ब्लास्ट करके बाहर की ओर फैलना शुरू हुआ, तो उसमें जो एनर्जी बाहर की ओर निकली, तो लीनियर मोशन में नहीं, रेखीय गति से नहीं निकली, रेखीय में निकलेगी भी नहीं। जैसे मटर का दाना क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप में होता है, त्रिविमीय आकृति में होता है। तो जब उसमें विस्तार हुआ तो एक्सपेंशन या विस्तार भी तीनों दिशाओं में हुआ, सभी दिशाओं में हुआ, यानी त्रिविमीय विस्तार हुआ चारों तरफ। तो मटर का दाना गोलाकार के रूप में बाहर की ओर फैलना शुरू किया, और इसका एक्सपेंशन यानी विस्तार बहुत ही तेज गति से था। तो लेमेंटर कहते हैं, और उसी बात को फिर बाद में स्टीफन हॉकिंग भी पुष्टि करते हैं कि बिग बैंग के 1 सेकंड के पश्चात इलेक्ट्रॉन, बिग बैंग के ठीक 1 सेकंड के पश्चात सभी मूल कणों का निर्माण होना शुरू हो गया। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क, ये मूलभूत कण 1 सेकंड बाद ही बनना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो तथा क्वार्क, ये मूलभूत कण बनना शुरू हो गए। और जिसमें से न्यूट्रिनो के बारे में कहा जाता है कि न्यूट्रिनो बहुत ही टिनी पार्टिकल है, बहुत सी सूक्ष्म कण है।
और उसको कहा जाता है वेटलेस। वेट हल्का सा है लेकिन वेटलेस ही माना जाता है, बहुत ही ना के बराबर उसका वेट है। तो यहाँ समझने की बात है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश। अब क्या हुआ, जब ब्रह्मांड बाहर की ऐसे विस्तारित होने लगा, तब क्या हुआ, धीरे धीरे करके जगह जगह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो क्वार्क बनना शुरू हो गए। अब इलेक्ट्रॉन और जैसे जैसे इसका विस्तार होना शुरू हुआ, तो अब क्या होगा, जब आकार बढ़ना शुरू हुआ तो टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया, तापमान घटना शुरू हो गया ब्रह्मांड का, क्योंकि पहले बहुत अधिक था। अब जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा तापमान घटता चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इस पर निगेटिव चार्ज था, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन के कारण दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर सबसे पहले हाइड्रोजन के परमाणु बनना शुरू हुए। सबसे पहले हाइड्रोजन के परमाणु बनना शुरू हुए, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का एटम बनना शुरू हुआ। अब जगह जगह हाइड्रोजन बनने शुरू हो गए। इसीलिए आप आगे चल के देखते हैं कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मांड में हाइड्रोजन ही बना था, उसके बाद फिर हीलियम बना था। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आपस में संयोग करने से हाइड्रोजन के एटम बनना शुरू हुए। अब जगह जगह क्या हो रहा है, ब्रह्मांड फैलता चला जा रहा है, हर जगह ये काम जारी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो क्वार्क बनते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में संयोग करके जगह जगह हाइड्रोजन को बनाते चले जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, आगे चल के जब यही हाइड्रोजन बहुत असंख्य संख्या में एटम बन जाएंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन गैस। जब उसके अणु बहुत अधिक संख्या में बन गए और पास पास आ गए, तो उसी को हमने क्या कहा, हाइड्रोजन गैस। अब जगह जगह इसी में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस के विस्तृत बादल बनना शुरू हो गए, और इन्हीं हाइड्रोजन के विस्तृत बादलों से आगे चलकर आकाश गंगाएं बनी और उनमें तारे बने। तो हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब अपना एक यूनिट को देखेंगे। जैसे अगर हम चूंकि ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर इसमें हमने एक आकाश गंगा की संरचनात्मक स्थिति को देख लिया कि एक आकाश गंगा के अंदर कैसे तारा बना, कैसे ग्रह बना, कैसे उपग्रह बना, तो वैसे ही हर आकाश गंगा में तारे, ग्रह, उपग्रह बने। तो इस तरह से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को और उसके विकास को समझ सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि जगह जगह जो हाइड्रोजन गैस के बादल बनना शुरू हुए, उसी को आगे चल के हमने क्या कहा था, आकाशगंगा। तो अभी हम आकाशगंगा का कोई चित्र नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसकी अंदर की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, कैसे एक आकाशगंगा में तारे, ग्रह वगैरह बने थे। तो अब मान लीजिए आकाशगंगा का एक हमने ऐसे ही फिगर ले लिया, कोई चित्र नहीं है, समझने वाली बात बस इसमें जगह जगह क्या है, हाइड्रोजन के विस्तृत बादल हैं। तो कहीं पर हाइड्रोजन सघन रूप में होगा और कहीं हाइड्रोजन विरल रूप में होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन सघन रूप में है, यहाँ हाइड्रोजन सघन रूप में है, यहाँ सघन रूप में है, यहाँ सघन रूप में है, यहाँ सघन रूप में है, बीच बीच में हाइड्रोजन विरल रूप में है। तो जहां हाइड्रोजन सघन रूप में थी, वहां पर क्या हुआ, सघनता और बढ़ती चली गई, क्योंकि आकर्षण के कारण वो हाइड्रोजन के अणुओं को और अट्रैक्ट करते गए। तो जहां पर हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में हो गई, वहां पर क्या हो गया, अब हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराना शुरू हो गए। जब हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराना शुरू हो गए, तो वहां पर हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा, और उसी को हमने आगे नाम दिया तारा का। वो कैसे होता है, विस्तार में चर्चा हम सौरमंडल के उसमें करेंगे, लेकिन यहाँ शार्ट में हम उस पर चर्चा कर लें कि इसमें क्या होता है कि जब हाइड्रोजन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 4 अणु आपस में टकराते हैं, तो एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप यानी हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक बनते हैं। एक का नाम होता है ड्यूटेरियम और दूसरे का नाम होता है ट्रिशियम। जब वो दोनों समस्थानिक फिर आपस में टकराते हैं, तब क्या बनता है, तब हीलियम बनता है और एनर्जी बाहर की ओर निकलती है, और इसी को हम कहते हैं तारा। फॉर एग्जाम्पल सूर्य। सूर्य में क्या है, सूर्य का केंद्रीय भाग जो है कोर, जो कि हम सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है कोर, क्रोड में क्या हो रहा है, ऐसे ही हाइड्रोजन के 4 अणुओं का पेयर आपस में टकराता है, फिर उसमें 2 समस्थानिक बनते हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, फिर वो आपस में टकराते हैं, तब क्या बनता है, हीलियम। और उस हीलियम के बनने निर्माण प्रक्रिया के कारण फिर क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर आती है,
जो कि हमें ऊष्मा, प्रकाश और विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में देखने को मिलता है। तो जैसे सूर्य में यही हो रहा है कि सूर्य से जो विद्युत चुंबकीय विकिरण आ रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने का परिणाम। तो अब जगह जगह पर, यहां पर हाइड्रोजन सघन मात्रा में थी तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगी तो एक तारा बन गया, यहां तारा बन गया, यहां तारा बन गया। क्योंकि जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगी और उससे ऊर्जा बाहर निकलने लगी तो उसी के गोल पिंड को हमने क्या कहा, तारा। यानी तारा क्या है और कुछ नहीं, हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा सा पुंज है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि तारा क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक सघन पुंज है, उसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है और एनर्जी बाहर की ओर निकलती है। तो जगह जगह ऐसे तारे बनने लगे। माने इस तरह से अब ये क्या है, अगर ये एक आकाशगंगा है तो इसमें ऐसे असंख्य तारों का निर्माण हो गया। तो दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि बहुत से तारों के समूह को हम आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। अब तारों का निर्माण तो हमने देख लिया कि हाइड्रोजन से हीलियम बना और तारे बन गए। अब इसके बाद अगली समस्या आती है कि ग्रह कैसे बने। तो उसमें जो सबसे मान्यता प्राप्त सिद्धांत है उसमें क्या है कि उसके अनुसार क्या है कि कुछ तारे ऐसे थे जिनके चारों तरफ धूल और गैस की डिस्क थी। धूल और गैस की डिस्क थी, जैसे ये डिस्क है, मोटी सी डिस्क। ये धूल और गैस की जो मोटी सी डिस्क थी, ये क्या हो गई, ये आपस में घनीभूत हो गई, आकर्षण बल के कारण घनीभूत हो गई। घनीभूत होने से ग्रहों का निर्माण हो गया। जैसे हमारा सौरमंडल कि सूर्य के चारों तरफ धूल और गैस की जो घनी डिस्क थी, उसके चारों तरफ उनके घनीभूत होने से ग्रहों का निर्माण हुआ और इसी प्रक्रिया से उपग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रह के चारों तरफ उपग्रह चक्कर लगाने लगे। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि एक आकाशगंगा के अंदर इस तरह से तारे बने। तारे के बाद तारों के चारों तरफ जहां गैस और धूल की डिस्क थी, वहां पर क्या बना आपका, वहां पर ग्रह बने। ग्रह के चारों तरफ उपग्रह बने। तो इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम भी अस्तित्व में आया। तो एक आकाशगंगा के अंदर अंदर इस तरह से तारे, ग्रह, उपग्रह का निर्माण हुआ। इसी तरह की असंख्य आकाशगंगाओं को अगर हम मिला दें तो सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बना। और ऐसे असंख्य सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी को बना दें तो इस तरह से हमारे ब्रह्मांड का संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया सामने आती है। तो इस तरह से आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में, आज की क्लास में हम लोगों ने इन दो सेगमेंट पे अध्ययन किया। और इसके बाद अगली क्लास में हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए गैलेक्सी के प्रकार को देखेंगे और उसके बाद हम अपनी आकाशगंगा मिल्की वे का अध्ययन करेंगे। तो अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।